88 याद रखना। अब आपने पढ़ा कि कैसे वृषांत कुमार को मारने के बाद अखिलेश और सावन जी का घमंड तोड़ता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर बाद कर वहां से निकल जाते हैं। वहीं कौशल्या जी वृषांत और भाव्या के रिश्ते के बारे में भावेश जी से बात करती है, जिस पर भावेश जी बताते हैं कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वृषांत भी एक अच्छा लड़का है जो उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वहीं अगले दिन भाव्या नीचे नाश्ते की टेबल पर आती है, लेकिन कौशल्या जी के छूने से ही वो इतना डर जाती है कि रोने लगती है, जिसे देख सबको काफी दुख होता है। अब आगे वृषांत भाव्या को डिनर कराकर अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो उसे दवाइयां देकर सुला देता है और खुद भी जाकर सोफे पर सो जाता है। थका होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ जाती है, जिसके बाद रात के करीबन 2 बजे उसे कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें सुन वो तुरंत उठ जाता है तो सामने देखता है कि भाव्या अपने बेड पर नहीं है। ये देखकर वृषांत घबरा जाता है और जल्दी से उस आवाज की तरफ जाने लगता है, जो कि रूम के अंदर से ही आ रही थी। वृषांत जब ध्यान देता है तो पाता है ये आवाज बाथरूम से आ रही है। ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है और दरवाजे के पास जाकर भाव्या से कुछ पूछता है। उससे पहले उसे लगता है कि दरवाजा खुला है और अंदर से उसे नल चलने के साथ साथ सिसकने की आवाजें भी आ रही है। ये देख वृषांत जल्दी से दरवाजा खोल देता है तो सामने का नजारा देख उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि सामने भाव्या रात में ठंडे पानी के नीचे बैठकर बार बार अपने हाथों को रगड़ रही थी। ये देखकर वृषांत जल्दी से उसके पास जाते हुए बोलता है, भाव्या ... भाव्या, ये क्या कर रही हो तुम? वही भाव्या वृषांत को देखकर उसके गले लग जाती है और फुट कर रोने लगती है, जिसे देख वृषांत भी उसे कसकर गले लगा लेता है और पूछता है, क्या कर रही थी ये सब? जिस पर भाव्या रोते हुए बताती है, विशी, मुझे अपने आप से घिना रही थी, बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे जब उन लोगों में मुझे छुआ, लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे हो। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है विशी, मन कर रहा है मैं शरीर के हर उस हिस्से को काटकर फेंक दूं जिसे उन लोगों ने छुआ था। मैं जब भी अपने शरीर को देख रही हूँ मुझे उनका छूना याद आ रहा है। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है विशी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही... तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं रही। ये बोल वो और जोर जोर से रोने लगती है। वही भाव्या की बातें सुन वृषांत के भी आंसू निकल जाते हैं। उसे पता था भले ही भाव्या के साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन उसे इस वक्त उससे कम दर्द भी नहीं हो रहा होगा, जो शायद हम में से कोई नहीं समझ पाएगा। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, किसने कहा तुम मेरे काबिल नहीं हो? तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम उन सब लड़कियों से बहादुर हो जिन्हें मैं अब तक जानता हूँ, और खबरदार जो आगे से अपने मुंह से कभी अलग होने की बात निकाली तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ये सुनकर भाव्या का रोना थोड़ा शांत होता है। इस वक्त उसे इसी साथ की जरूरत थी जो वृषांत उसे दे रहा था। ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर अपनों का साथ मिल जाए तो इंसान डिप्रेशन में जाने से बच जाए। वही वृषांत भाव्या को अपने से दूर कर कहता है, ओए, जहां तक रही तुम्हारे शरीर को देखकर वो सब याद करने की बात, तो इसे मैं अभी हल किए देता हूँ। ये बोल वो भाव्या को बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा, जिसे भाव्या भी हैरान हो गई और आंखें बंद कर उस किस को महसूस करने लगी, जिससे उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह निकले। शॉवर के नीचे अब तक वृषांत और भाव्या दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उन्हें अपने प्यार में इस बात का एहसास ही ना रहा। वही वृषांत अब धीरे धीरे भाव्या के शरीर से दुपट्टे को अलग कर देता है, जिससे भाव्या घबरा कर वृषांत के गले लग जाती है, जिसे देख वृषांत उसके कंधों पर किस करता है, जिससे भाव्या सिहर उठती है। दुपट्टे को अलग करने के बाद वृषांत अब भाव्या की कमर पर किस करता है, जिससे भाव्या के हाथ वृषांत के ऊपर चले जाते हैं, जिसके बाद वृषांत भाव्या के शरीर के हर उस हिस्से को किस करना शुरू कर देता है जहां उन लोगों ने उसे छुआ था, जिसे भाव्या बस अपनी आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। किस करने के बाद वृषांत अपने माथे को भाव्या माथे से सटाते हुए कहता है, अब तुम उस हादसे को भूलकर हमेशा मेरे दिए इस किस को याद रखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये याद रखना जरूरी है, ना कि वो सब। और तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें इस जन्म तो छोड़कर नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें जाने दूंगा, समझी? ये बोल वो भाव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम से बाहर आ जाता है। वही भाव्या तो अभी भी वृषांत के उन एहसासों में खोई हुई थी जो उसने अभी अभी वृषांत के साथ जिए थे। वृषांत उसे चेंजिंग रूम के पास उतार कर कहता है, तुम कपड़े बदलो, मैं भी अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। ये बोल वो अपने कपड़े बदलने चला जाता है। वही भाव्या भी अब तक काफी संभल गई थी, जिसकी वजह से वो भी अपने कपड़े बदलने चली जाती है और आकर बैग पर बैठ वृषांत के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में वृषांत चेंज करके आ जाता है। भाव्या उसे देखती है तो पाती है उसके हाथ में दूध का ग्लास था। ये देखकर भाव्या का मुंह बन जाता है और कहती है, मुझे दूध नहीं पीना, जिस पर वृषांत कहता है, अरे ऐसे कैसे नहीं पीना, ये हल्दी वाला दूध है, तुम्हारे शरीर के लिए काफी अच्छा है, चलो अब चुपचाप इसे पिलो। ये सुन भाव्या कहती है, नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, लेकिन वृषांत कहाँ मानने वाला था। उनसे भाव्या के लाख मना करने के बावजूद उसे दूध पिला ही दिया। ये देखकर भाव्या कहती है, तुम बहुत खराब हो, हमेशा अपने मन की करते हो।
भाव्या को ठीक देखकर वृषांत की जान में जान आती है, वरना कुछ देर पहले भाव्या की हालत देखकर तो वृषांत काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि पिछले जन्म का पता नहीं लेकिन इस जन्म में वो भाव्या तो अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा है और उसे दुखी देखकर वृषांत बता नहीं सकता था कि उसे कितना दर्द हुआ था। वृषांत अपने होश में आते हुए कहता है, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ और अब इस जन्म में तो तुम्हें ही मुझे झेलना है। ये सुन भाव्या शर्मा जाती है, जिसके बाद वृषांत उसे लिटाकर खुद सोफे पर जाकर लेट जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। जिसके बाद भाव्या के मन में न जाने क्या आता है, वो वृषांत से कहती है, विशी प्लीज इधर आओ। जिस पर वृषांत उठकर भाव्या के पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ बताओ, क्या कहीं दर्द हो रहा है। जिस पर भाव्या उससे कुछ नहीं और उसे अपने बैग पर बिठा लेती है और उसके गोद में सिर रखकर लेट जाती है। वहीं वृषांत भाव्या का ये बचपना देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और उसके सिर पर थपकी देने लगता है, जिससे भाव्या जल्दी ही नींद की आगोश में चली जाती है और वृषांत भी थका होने के कारण वहीं सो जाता है। अगले दिन सुबह जब भावेश जी और कौशल्या जी घर आते हैं तो सबसे पहले भाव्या के रूम में जाते हैं, जहां का नजारा देखना चाहते हुए भी उन दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि भाव्या अभी भी वृषांत की गोद में सिर रखकर आराम से सो रही थी। वहीं वृषांत भी वहीं बैठे बैठे सो रहा था। ये नजारा देख भावेश जी कौशल्या जी से कहते हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर कौशल्या जी दोनों की बुलाइन लेते हुए कहती है, भगवान इन्हें किसी की नजर ना लगे, दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहे। फिर भावेश जी से बोलती है, अभी दोनों सो रहे हैं, हमें बाद में आना चाहिए। ये बोल दोनों वहां से निकल जाते हैं। आज दोनों को तसल्ली हो गई थी कि उन्होंने वृषांत को भाव्या के लिए चुनकर कोई गलती नहीं की, जिससे दोनों ही काफी खुश थे। 89 भेदभाव। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विश्वास और कल्याण वाले हादसे के बाद भाव्या पूरी तरह से टूट गई थी, जो किसी के भी टच से डर जाती है। वहीं रात में भाव्या अपने शरीर को बार बार रगड़ कर साफ कर रही थी, मानो उन दोनों के छूने से उसका शरीर गंदा हो गया हो, जिसे देखकर वृषांत को भी बहुत दुख होता है और वो उसे अपने प्यार का एहसास करता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो भुलाया नहीं जा सकता। जिसके बाद वो भाव्या को कपड़े बदल कर सोने के लिए कहता है। वही भाव्या वृषांत अपने पास बुलाकर उसके गोद में सिर रखकर सो जाती है, जिसे कौशल्या जी और भावेश जी बाहर से देख लेते हैं और मुस्कुराकर वहां से निकल जाते हैं। अब आगे कुछ देर बाद वृषांत की आंख खुल जाती है तो वो देखता है काफी समय हो गया है और उसे उठने में आज काफी लेट हो गई है। जिसके बाद उसकी नज़र सोती हुई भाव्या पर चली जाती है, जो अभी भी उसके गोद में किसी मासूम सी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देखकर वृषांत को उस पर बड़ा प्यार आता है और वो सोचता है, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया था, ताकि मैं असली प्यार क्या होता है इस बात का एहसास कर सकूं, जिसमें हमें अपने साथी की खुशी से खुशी मिलती है और उसके दुख से दुख, उसके होने ना होने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। उसका हंसता हुआ चेहरा देखने भर से दिन की सारी थकान दूर हो जाती है। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं जो मुझे भाव्या से हो गया है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे याद आता, उसने तो अभी तक भाव्या को सही तरीके से प्रपोज ही नहीं किया। ये सोच वो भाव्या को आज सरप्राइज देने का सोचता है और वहां से भाव्या के माथे पर प्यार से किस करके निकल जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर अपनी पूजा में बैठ जाता है। ये कुछ ऐसा था जिसे वृषांत कभी मिस नहीं करता था, क्योंकि पूजा करने से न सिर्फ हम भगवान को याद करते हैं बल्कि अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर रिचार्ज भी करते हैं। वहीं भावेश जी हॉल में बैठे न्यूज पापा पढ़ रहे थे जब उनकी नज़र एक न्यूज पर गई, जिसे देख वो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें और किसी की नहीं बल्कि नेहा की न्यूज थी, जिसमें लिखा था कि शहर के मशहूर कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा सेक्स ट्रैफिकिंग के साथ साथ ड्रग्स में भी शामिल थी, जिसके सबूत देर रात पुलिस के हाथ लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश से तय की जाएगी। ये खबर देखकर भावेश जी समझ जाते हैं कि ऐसा करने के पीछे जरूर वृषांत का ही हाथ होगा। ये देखकर भावेश जी और ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वृषांत के पास इतना पावर कैसे है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहां कौशल्या जी आती है और कहती है, चलिए नाश्ता रेडी हो गया है, मैं जा रही हूँ भाव्या को बुलाने। ये बोल वो भाव्या के कमरे में चली जाती है, जहां भाव्या कुछ देर पहले ही उठी थी और वृषांत को अपने पास न देखकर घबरा जाती है। जिसके बाद उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है, जहां वृषांत ने गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा था और कहा था, नीचे आ जाओ नाश्ता रेडी है। मैसेज देखकर भाव्या को थोड़ी राहत मिलती है और उसे कल रात की याद आ जाती है, जहां वृषांत ने उसे कैसे स्पेशल फील करवाया था। ये याद आते ही भाव्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वृषांत के कहे अनुसार अब से उन बातों को भुलाने की कोशिश करेगी। ये सोच वो फ्रेश होने चली जाती है। वो अभी तैयार ही हो रही होती है कि उसे अपने पीछे कौशल्या जी दिखती है, जो उसे ही देखे जा रही थी, जिन्हें भाव्या आज कुछ अलग दिखाई दे रही थी। ये देखकर भाव्या कौशल्या जी से पूछती है, क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। जिस पर कौशल्या जी उसे मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूँ, मेरी लाडली कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर भाव्या को कुछ समझ नहीं आता कि कौशल्या जी किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कौशल्या जी कहती है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, अब चलो नाश्ता रेडी है।
ये बोल वो भाव्या को लेकर नीचे आ जाती हैं, जहां उन्हें वृषांक और भावेश जी उनका ही इंतजार करते हुए मिलते हैं। जिसके बाद भाव्या भी आकर टेबल पर बैठ जाती है। कल रात जो हुआ उसके बाद से तो भाव्या वृषांक से नजरें ही नहीं मिलना चाहती थी, जिसे देखकर वृषांक टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी आंखों से कुछ ठीक है और रिलैक्स होने का इशारा करता है, जिसे देख भाव्या की घबराहट थोड़ी कम होती है। वहीं कौशल्या जी ने तो वृषांक को अपना दामाद ही मान लिया था, जिससे वो उसकी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लगती है, जिसे देखकर वृषांक को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं भावेश जी मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे और भाव्या ये सब देखकर चल रही थी कि उसकी मम्मी उसे छोड़कर वृषांक पर इतना ध्यान क्यों दे रही है, और जब उससे नहीं रहा जाता तो वो चीरते हुए कहती है, माँ शायद आप भूल रही हैं, आपकी बेटी मैं हूँ। जिस पर कौशल्या जी उसे डांटते हुए कहती है, तुम चुप रहो। फिर वृषांक को प्यार से पूछती है, बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एक और पराठा लो। जिसे सुन भाव्या चीर जाती है और तुरंत भावेश जी की तरफ देखकर कहती है, पापा ... जिस पर भावेश जी कहता है, हाँ बेटा क्या बात है। जिस पर भाव्या उनसे कहती है, आप कुछ कहते क्यों नहीं। जिस पर भावेश जी कहते हैं, अभी कहता हूँ। ये बोल वो कौशल्या जी से जोर से कहते हैं, कौशल्या जी। ये सुन कौशल्या जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी तेज आवाज में कहती है, क्या है। जिसे सुन भावेश जी की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो डरते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुमने वृषांक को दही तो दी ही नहीं। जिस पर कौशल्या जी कहती है, हाँ अच्छा याद दिलाया। ये बोल वो वृषांक को और दही दे देती है और कहती है, अच्छी सी खाओ बेटा, तुम कितने पतले हो गए हो। ये सुनकर तो भाव्या भावेश जी के साथ साथ वृषांक को भी झटका लगता है और वो कुछ ही पड़ता है, आंटी क्या बात है, आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। जिस पर कौशल्या जी पूछती है, मैं क्या अजीब बिहेव कर रही हूँ बेटे, ये तो हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। ये सुनकर वृषांक चुप हो जाता है और अपने खाने पर ध्यान देने लगता है। भाव्या अभी कॉलेज जाने की हालत में नहीं थी, जिसकी वजह से वृषांक उसे अभी फिलहाल कॉलेज जाने से मना कर देता है और घर पर रहकर आराम करने को कहता है। वही भावेश जी के पास आकर कहता है, सर अब क्योंकि घर के लगभग सारे गार्ड काफ़ी जख्मी हैं तो उन्हें रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तब तक के लिए मैंने कुछ दूसरे गार्ड का इंतजाम कर दिया है जो आज दोपहर तक आ जाएंगे, आप प्लीज़ एक बार उन्हें देख लीजिएगा। ये सुनकर भावेश जी ठीक है बोलते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं वृषांक अपने आप से कहता है, मैंने विशाल को राकेश के बारे में पता करने को कहा था, देखूं क्या पता किया है उसने। ये बोल वो अभी विशाल को कॉल करने का सोच ही रह होता है कि वो देखता है उसका ही कॉल आ रहा है। ये देखकर वृषांक कहता है, बड़ी लंबी उम्र होगी इसकी, अभी अभी इसे ही कॉल करने के बारे में सोच रहा था और इसका ही कॉल आ गया। जिस पर कॉल उठाकर वृषांक कुछ कहता उससे पहले ही विशाल बोल पड़ता है, सर आपने राकेश, निशा और समीर के बारे में पता करने को कहता था ना। सर तो मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ पता कर लिया है, आप प्लीज़ एक बार ऑफिस आकर उन्हें देख लीजिए। ये सुनकर वृषांक कहता है, ठीक है मैं अभी ऑफिस आता हूँ। ये बोलकर फ़ोन काट देता है और तैयार होकर अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है, जहां उसे आज काफ़ी कुछ सुनने को मिलने वाला था। तो क्या होगा आगे और क्या बताने वाला है विशाल वृषांक